और ईश्वर सिंह के पुरखे जमींदार थे। देश आज़ाद हुआ, नई नई व्यवस्थाएं बनी। अब न जमीन रही न जमींदारी, पर ठाकुर ईश्वर सिंह के अंदर जमींदारों का रौब अब भी था। लंबा चौड़ा ढील ढाल, सर पे साफा, लंबी घनी मूछें, कच्चे पक्के बाल, सफ़ेद धोती कुर्ता पहन के, हाथों में छड़ी लिए जब निकलते तो लोग दूर से ही देखकर जान जाते, बाबू साहब गांव में तफरी करने निकले हैं। जमींदारी भले ही चली गई हो, पर आज भी ठाकुर साहब के पास अच्छी खासी जमीन थी। गाय भैंस, जुताई के लिए बैल और आम के बगीचे थे। कुल मिलाकर ठाकुर साहब का परिवार संपन्न था। ईश्वर सिंह मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे, लोगों के प्रेमी थे। गांव गिरांव के लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। कभी कभी चौपाल में जब बैठ जाते तो घंटों हंसी ठट्ठा चलता। कल्लू नाई मंगरू केवट हो, गांव के मिसिर जी हो या लल्लन अहीर, सबके साथ वो मजमा लगता। क्या आषाढ़ सावन में तो आसपास के गांव के लोगों को बाकायदा न्योता भेजा जाता। ठाकुर साहब की बगिया से आम तोड़े जाते, फिर बगिया में खाट बिछाई जाती, लोगों का मजमा लगता। आम का भरपूर स्वाद लेते हुए देश दुनिया की बदकही भी होती। अशरफ चाचा बताते कैसे उन्होंने गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया, अंग्रेजों की लाठियां खाई, कुर्बानी देकर आज़ादी मिली, इसकी कद्र करनी चाहिए। अशरफ चाचा दबी जुबान में ब्रिटानिया हुकूमत को सही मानते थे। कहते थे खून देकर आज़ादी मिली, लेकिन क्या हासिल हुआ। अंग्रेज़ों के गुलामी में जो भाई मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला करते थे, वो आज़ादी मिलने के साथ ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इससे अच्छी तो वो गुलामी थी जिसने हमें एक साथ बांध के रखा था। ठाकुर ईश्वर सिंह के घर में पत्नी और पुत्र रत्न के सिवाय कोई न था। ईश्वर सिंह के पिता बरसों पहले चल बसे थे। रत्न ने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की थी। स्वभाव से मौजी था। रत्न दिन भर गांव के लड़कों की मंडली बनाकर घूमता रहता। दोपहर को खा पीकर आम के बगीचे में पहुंच जाता। वहां उसकी मित्र मंडली पहले से जमा रहती। गांव के 8-10 लड़के एक साथ बैठते, कभी ताश की गड्डियाँ सजती, कभी शतरंज के हाथ आजमाए जाते। साथ साथ बाग की रखवाली भी हो जाती। वैसे तो आमों की रखवाली का जिम्मा बाग के बगल झोपड़ी में रहने वाले मंगत काका की थी, फिर भी रत्न को ठिकाना चाहिए था मौज मस्ती का। ऐसे ही एक दोपहरी रत्न समय से पहले बाग पहुंच गया। मित्र मंडली अब तक आई ना थी। रत्न बाग में पड़ी चारपाई पे जाकर लेट गया। अचानक से उसकी बगल में एक पत्थर आकर गिरा। रत्न चौंक कर उठ बैठा। अपने आसपास देखा तो कोई ना था। रत्न जोर से चिल्ला उठा, कौन है रे? अब रत्न उठ गया और बाग का मुआयना करने लगा। उसे बगीचे में कोई भी ना दिखा। उसने फिर से आवाज़ लगाई, कौन है? सामने आओ। इतने में रत्न को आम के पेड़ों के पीछे कोई छुपा दिखाई दिया। रत्न चुपचाप उस पेड़ के पास गया और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा, बाहर निकल, कौन है तू? और सामने जो आया उसे देखकर रत्न की सांसें अटक गई। सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। रत्न को मानो सांप सूंघ गया। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन हो और मेरे बगीचे में क्या कर रही हो? लड़की बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा कि वो पास अहीर टोले के ब्रह्मा यादव की बेटी है और उसे कुछ आम चाहिए थे, इसलिए वो आम तोड़ रही थी। अब रत्न ने कहा, अरे ठीक है, घबराओ मत, तुम्हें आम चाहिए ना, मैं मंगत चाचा को बोल देता हूँ, वो बाग की रखवाली करते हैं, सुबह काफ़ी आम बीन रखे हुए हैं, वो दे देंगे तुम्हें। रत्न ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, सांवरी। अब सांवरी ने पूछा, तुमको क्या पत्थर लगा? रत्न हंसते हुए बोला, नहीं, बाल बाल बच गए, वरना तुमने तो मेरा सर ही फोड़ डाला था। अब सांवरी भी हंस पड़ी। रत्न सांवरी की उस मासूमियत पे दिल लुटा बैठा था। उधर सांवरी का हाल भी कुछ ऐसे ही था। रत्न गबरू जवान था, देखने में आकर्षक, लंबा चौड़ा शरीर, उसकी बातों में एक रुआब झलकता था। सांवरी बोल पड़ी, बहुत नाम सुने हैं तुम्हारा गांव की लड़कियों से। रत्न हंसते हुए बोल पड़ा, अच्छा क्या सुना है? सांवरी ने दुपट्टा हाथों में लपेटते हुए कहा, क्यों बताऊं तुम्हें? सुनना है कि वो क्या बोल रही थी। रत्न अब गंभीर होकर बोला, अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। रत्न ने मंगत चाचा के झोपड़े की ओर इशारा करके बोला, जाओ वहाँ मंगत चाचा से कहना कि मैंने बोला है तुम्हें कुछ आम दे दें।
सांवरी ने हाँ में सर हिलाया और जाने लगी। रत्न ने पीछे से सांवरी को आवाज़ दी, सांवरी कल तुम फिर आना इसी वक्त। सांवरी ने पूछा, क्यों, कल क्यों? रत्न ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना है। सांवरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो तत बोलकर भाग गई। रत्न उसे जाते हुए देखता रहा। आज की रात रत्न और सांवरी दोनों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही थी। रत्न की आंखों से नींद कोसों दूर थी, उधर सांवरी भी बेचैन हुए जा रही थी। बार बार रत्न का चेहरा उसके सामने आ जाता था। अगले दिन सुबह से ही रत्न बहुत बेचैन हो रहा था। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। किसी तरह उसने वो मुश्किल वक्त गुजारा और दोपहर को अपने नियत समय पे बगीचे पहुंच गया। कल ही उसने अपनी मित्र मंडली को बता दिया था कि घर पे कुछ काम होने की वजह से वो कल बगीचे में नहीं आएगा, तो कल ना ताश की गड्डियाँ बिछेंगी, ना ही शतरंज का खेल होगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रत्न की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डर अलग से लग रहा था, किसी मित्र ने देख लिया तो ताने अलग से मारेंगी कि वाह भाई, तुमने तो हमसे कहा कि बगीचे नहीं आ पाऊंगा और अब यहाँ अकेले धुनी रमाए हो। समय अपनी गति से गुजर रहा था। सांवरी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। रत्न का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब उस पे उदासी घर करने लगी थी। वो चुपचाप बाग में पड़े खाट पे जाकर लेट गया और आंखें बंद करके सांवरी को याद करने लगा। उसकी आंखों में अनायास ही आंसुओं की कुछ बूंदें छलक आई। रत्न ऐसे ही आंखें बंद किए लेटा था कि अचानक से उसके सीने पर किसी ने हाथ रखा। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उठो, सो गए क्या? रत्न चौंक कर उठ गया। अब तक वो इतना बेचैन हो उठा था कि सांवरी को सामने देख उसे कुछ समझ नहीं आया। सांवरी को उसने जोर से गले लगा लिया और सुबकते हुए बोला, आज अगर तुम ना आती तो ठाकुर रत्न सिंह की यह लीला यहीं समाप्त हो जाती। सांवरी कुछ देर तक कुछ सोचती रही, फिर रत्न को जोर से गले लगाते हुए बोली, ऐसा मैं कभी नहीं होने देती। तुम मेरे हो रत्न, मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकती। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। अब मुलाकातों का ये सिलसिला चल निकला। अब रत्न और सांवरी हर जगह मिलते, कभी नदी किनारे, कभी गांव की पगडंडी पर, तो कभी रत्न के बगीचे में। ऐसे में एक रोज़ रत्न सांवरी से मिलने उसके टोले पहुंच गया। ब्रह्मा के घर के पीछे कुछ दूरी पर बांसों की एक कोठी थी। रत्न और सांवरी वहीं मिलते थे अक्सर। रत्न जब भी सांवरी से मिलने उसके टोले में जाता तो उसके साथ पूरी मंडली होती थी। वो सब इधर उधर रहते और जब दोनों की मुलाकात खत्म होती तो सब साथ वापस आ जाते। उस दिन होनी को कुछ और ही मंजूर हुआ ऐसा कि उस दिन ब्रह्मा और उसके दोनों बेटे रमेश और जुगनू खेतों की ओर गए थे और उसी रास्ते से लौट रहे थे जहाँ रत्न और सांवरी प्रेम लाभ में व्यस्त थे। बांसों के झुरमुट से खुसुर खुसुर की आती आवाज़ ने बरबस ही ब्रह्मा का ध्यान उस ओर खींच लिया। ब्रह्मा ने जब उस झुरमुट में झांक कर देखा तो सामने सांवरी और रत्न थे, एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर अपनी दुनिया में मग्न। ब्रह्मा का खून खौल गया। उसने जोरदार तमाचा सांवरी के गाल पर रसीद कर दिया। इतने में रमेश और जुगनू भी वहां आ गए। उन्हें माजरा समझते देर न लगी। रमेश आग बबूला हो उठा और सांवरी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ बांसों की ओर से बाहर लाने लगा। सांवरी चीख उठी, भैया छोड़ दो, कहते हुए गिड़गिड़ाने लगी। सांवरी की ये हालत देखकर रत्न का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। रत्न खाया पिया नौजवान था, शरीर से बालिष्ट और कुश्ती का शौकीन भी था। उसने एक मुक्के में रमेश को जमीन पे लिटा दिया और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी ने सांवरी को हाथ भी लगाया तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा सबको। गांव में बवाल मच गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। अहीर टोले के नौजवान भी तमतमा आ गए और सब रत्न पे पिल पड़े। इतने में रत्न की मित्र मंडली भी आ गई। बड़ा बवाल हुआ। जबरदस्त हाथापाई हुई। वो तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने मामला शांत किया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। रत्न अपनी मंडली के साथ सीधे बगीचे आ गया। उधर ब्रह्मा अहीर टोली के 10-20 लोगों के साथ ठाकुर साहब के घर आदम का ईश्वर सिंह अभी खा पी के आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे ही थे।
कि दरवाजे पे मजमा लग गया। ब्रह्मा घायल सांप की तरह फुफकारते हुए बोला, ठाकुर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने बेटे को समझा लीजिए। अगर उसने दोबारा हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठाकुर साहब को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर अहीर टोले के कुछ बुजुर्ग ने ठाकुर साहब को सारा वाकया सुनाया। सारा वाकया जानकर ठाकुर साहब सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत कल्लू के वट से कहा, अभी रत्न को बुलाया जाए। कल्लू घबराया हुआ बगीचे की तरफ दौड़ पड़ा, जहाँ रत्न अपनी मित्र मंडली के साथ बैठा था। वहाँ पहुँचकर उसने रत्न से कहा, भैया जल्दी चलिए, घर पे बड़ा कोहराम मचा है। अहीर टोली से कुछ लोग आए हैं और बड़े गुस्से में हैं। ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं। रत्न कल्लू के साथ घर आ गया। घर पहुंचकर क्या देखता है कि ब्रह्मा अपने दोनों बेटे और 10-20 लोगों के साथ द्वार पे खड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ठाकुर साहब का एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा। वो चीखते हुए बोले, हरामजादे, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि तुम गांव की बहन बेटियों के साथ कुकर्म करते फिरो। इतना हो हल्ला सुनकर ठकुराइन भी बाहर आ चुकी थी। ठकुराइन ने कहा, अरे आप उसे बोलने का मौका तो दीजिए। ठाकुर साहब गरज पड़े, तुम चुप रहो। ये तुम्हारे प्यार का ही नतीजा है जो ये आज हमारे मुंह पे कालिक पोत आया है। फिर रत्न से मुखातिब होते हुए बोले, तूने तो हमारी बनी बनाई इज्जत को खाक में मिला दिया। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। आज तूने माँ की कोख की लाज भी न रखी। थूक दिया तुमने हम सब के मुँह पे। इससे अच्छा होता कि तू कहीं जाके डूब मरता। ईश्वर सिंह के मुँह से ये शब्द सुनकर रत्न को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। उसका दिल रो रहा था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं तो सांवरी से अथाह प्रेम करता हूँ। क्या यही मेरा गुनाह है? पिताजी, आपने मेरे प्रेम की पवित्रता पे ही उंगली उठा दी। कुकर्म, क्या यही शब्द थे आपके पास? मैंने तो बस सांवरी के से प्रेम किया था। सच्चा प्रेम वैसा ही जैसा भगवान श्री कृष्ण ने माँ राधा से, भगवान राम ने माँ सीता से किया, जिन्हें ढूंढने के लिए उन्होंने जमीन पर आसमान एक कर डाला, समंदर पे पुल बना डाला, लंका भस्म कर डाली। उनकी तो आप पूजा करते हो। हमारा प्रेम कैसे कुकर्म हो गया? एक बार तो पूछ लेते। रत्न खामोश खड़ा था। इधर ईश्वर सिंह ब्रह्मा और उसके टोली के लोगों के हाथ जोड़कर कह रहे थे, ब्रह्मा भाई, मेरे बेटे से जो भूल हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपकी बिटिया मेरी बिटिया भी है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। हो सके तो इस बात को अब यहीं रफा दफा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं सांप को दूध पिला रहा हूँ, जो एक दिन मेरी मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान सबको डस लेगा। ठाकुर ईश्वर सिंह के एक एक शब्द रत्न के सर पे हथौड़े सा प्रहार कर रहे थे। एक पल को उसके मन में आया कि कहीं जाके डूब मरे। उधर सांवरी के घर में बहुत पिटाई हुई। माँ ने उल्टा कुलच्छड़ी पता नहीं क्या क्या कहा। भाइयों ने भी बड़ा जलील किया उसे, पर वो बस एक ही बात कहती रही, अम्मा, अब हम रत्न के बगैर ना जी सकेंगे। अगली सुबह रत्न का कोई पता ना चला था। मुँह अंधेरे में ही रत्न घर छोड़कर जा चुका था। सारे गांव में लोग दौड़ाए गए, पर रत्न का कहीं अता पता ना था। अब तक सांवरी तक भी खबर पहुंच गई थी कि कैसे रत्न को अपमानित किया गया पूरे गांव के सामने, और अब रत्न का कुछ अता पता नहीं मिल रहा। उसकी माँ कह रही थी, अच्छा हुआ नास बेटा कहीं मरा गया होगा। माँ के इन शब्दों से सांवरी को अंदर तक तोड़ दिया। वो रात भर रत्न की याद में रोती रही, और सुबह जब माँ ने देखा कि सूरज देवता सिर पे चढ़ आए हैं और सांवरी अभी तक सो रही है, तो माँ गुस्से में बड़बड़ाती हुई उसके कमरे में गई और, अरे कलमुही, कब तक वो भवन में पड़ी रहेगी? चल उठ। पर सांवरी तो अब चिर निद्रा में सो चुकी थी। उसने उसी दुपट्टे से लटक कर जान दे दी थी जिसे रत्न मेले से लाया था, और बड़े प्यार से उसके कंधे पे रखते हुए कहा था, सांवरी, ये दुपट्टा तो लाज का निशानी है ना? अब से तुम रत्न सिंह की लाज हो। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। अब ठाकुर ईश्वर सिंह में वो पहले जैसा रुआब ना था। ना अब वो ज़्यादा किसी से बात करते, ना अब
ना अब पहले सा अब चौपाल पे मजमा लगता। बेटे के बिछोह में टूट से गए थे ठाकुर साहब। एक ही बेटा था, वो भी अब पता नहीं कहाँ था। ठाकुराइन बामुश्किल ही ठाकुर साहब से बात करती, रात रात भर बेटे को याद करके रोती रहती और मन ही मन ठाकुर साहब को खोजती रहती। फिर आया सन 1962 का वो साल, जब हिंदुस्तान ने एक साल बाद दोस्त चीन के धोखे को देखा। चीनी सेनाएं हिंदुस्तान की सीमाओं के करीब आ चुकी थी। जम्मू के एक मिलिट्री कैंप में एक बैठक चल रही थी। चीनी सेना लद्दाख में बॉर्डर के एकदम करीब आ चुकी थी। इस बैठक में उन्हें रोकने का और पीछे खदेड़ने की रणनीति बनाई जा रही थी। अंततः इस बात पे फैसला हुआ कि एक बटालियन भेजी जाए जो दुश्मनों की स्थिति का मुआयना करे और हेडक्वार्टर को सूचित करे कि इस मुश्किल काम का जिम्मा सौंपा गया है डोगरा रेजिमेंट को, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सूबेदार रत्न सिंह। अब वो मन मौजी बेफिक्र सूबेदार रत्न सिंह हो गया था। बटालियन में बड़ी इज्जत थी रत्न सिंह की। साहसी, कर्मठ और जुझारू थे रत्न सिंह। घर से भागकर मेरठ आ गए। वहाँ अपने पड़ोस के गांव के एक मित्र के पास रहने लगे, जो मेरठ में ही नौकरी करता था, किसी साहूकार के यहाँ। कभी रत्न ने अपने मित्र की रुपये पैसे से बड़ी मदद की थी, जो आज मित्र इस मदद का हक अदा कर रहा था। रत्न ने उससे गांव की सारी घटना सुनाई और उससे कसम ली कि वो किसी से भी उसके मेरठ में होने का जिक्र नहीं करेगा। इसी बीच वहाँ सेना में भर्ती शुरू हुई। रत्न ने भी कोशिश की, शारीरिक रूप से मजबूत था और पढ़ा लिखा भी। सेना में उसका चयन हो गया। फिर उसके बाद रत्न ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मेहनत और हौसले से रत्न सिंह अब सूबेदार रत्न सिंह हो गया था। लद्दाख की पहाड़ियों पे दुश्मन की निगरानी करने पहुंचे रत्न सिंह की बटालियन का मुकाबला सीधे सीधे चीनी सेना से हो गया। रत्न ने सारी जानकारी सेना मुख्यालय को पहुंचाई कि किस तरह चीनी सैनिक लगभग सीमा पार कर चुके हैं। उधर से संदेश आया कि उसकी मदद के लिए एक टुकड़ी भेजी जा रही है, लेकिन तब तक उसे चीनी सैनिकों को रोक के रखना होगा ताकि वो इनके इलाके पे कब्जा कर सके। रत्न सिंह ने अपनी बटालियन के साथ पोजीशन ले ली और सबको आदेश दिया कि एक गोली भी बेकार न जाने पाए। हमें तब तक दुश्मन को रोके रखना है जब तक दूसरी टुकड़ी यहाँ न पहुँच पाए। बहुत भयानक युद्ध हुआ। रत्न अपने आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ता रहा। एक एक सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देता रहा मातृभूमि की रक्षा के लिए, माँ भारती की लाज बचाने के लिए। रत्न सिंह का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। उसके सारे साथी अपना बलिदान दे चुके थे। बंद होती आंखों से रत्न ने देखा, भारतीय फौज आ चुकी है, मोर्चा संभाला जा चुका है। कुछ भारतीय फौजी उसकी मदद को भागे आ रहे हैं। उखड़ती सांसों से रत्न ने कहा, बाबूजी, आज मैंने माँ भारती की लाज रख ली। रत्न सिंह शहीद हो चुके थे। उन्होंने वो सम्मान हासिल किया था जिसे पाने को देवता भी आतुर रहते हैं, मातृभूमि की रक्षा में स्वयं को न्यौछावर करना। ठाकुर ईश्वर सिंह घर के बाहर ही बैठे थे। सुबह का समय था। चारों ओर बस भारत और चीन के युद्ध की ही चर्चा थी। ठाकुर साहब के घर के बाहर भी गांव के 2-4 लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे कि थाने से पुलिस आई। ठाकुर साहब पुलिस वालों को देखकर किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। वो हकलाते हुए बोले, क्या हुआ दरोगा जी, हमारे घर क्या कोई गलती हुई है हमसे? दरोगा जी बोल पड़े, ठाकुर रत्न सिंह का घर यही है। एक क्षण के लिए ठाकुर साहब सन्न रह गए, फिर बोले, हाँ दरोगा जी, ये उसी का घर है। मैं उसका पिता हूँ, लेकिन उसका तो बरसों से अता पता नहीं है। कहाँ है, किस हाल में है? क्या आप उसकी कुछ खबर लाए हैं? दरोगा जी बोले, ठाकुर साहब, धन्य हैं आप जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। ईश्वर सिंह बोले, मैं कुछ समझा नहीं दरोगा जी। आप अब तक ठाकुराइन भी बाहर आ चुकी थी। अपने लाल के बारे में सुनकर बरसों बाद किसी अजनबी के मुंह से रत्न का नाम सुना था। हृदय खुशी से झूम रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो दरोगा जी से बोली, कहाँ है मेरा लाल? कब से उसे नहीं देखा। एक बार उसे बुला दीजिए, एक बार उसे अपनी छाती से लगा लूं। अब तक गांव वालों का मजमा लग चुका था। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दरोगा जी बड़ी मुश्किल से बोले, ठाकुर साहब, आपके पुत्र सूबेदार था रतन सिंह सीमा पर दुश्मनों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आज शाम तक उनका शव विशेष विमान द्वारा यहाँ लाया जाएगा। धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। इतना सुनते ही ठाकुराइन बेहोश हो गई। गांव की औरतें दौड़कर ठाकुराइन को
को संभालने लगी। ठाकुर ईश्वर सिंह को कुछ समझ नहीं आया कि क्या, कहाँ, कैसे ये सब हो गया। धीरे धीरे आसपास के गांव में ये खबर फैल गई कि ठाकुर ईश्वर सिंह के पुत्र रत्न सिंह ने देश की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। लोगों में उस अमर बलिदानी की आखिरी दर्शन करने की ललक थी। ऐसा था मानो उसके दर्शन मात्र से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आसपास के गांव के हजारों लोग ठाकुर ईश्वर सिंह के घर की तरफ दौड़ पड़े। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सबको रत्न सिंह के दर्शन करने थे। देश के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देने वाले वीर ठाकुर रत्न सिंह सांझ ढलते ढलते फूलों से सजी एक गाड़ी और उस पर तिरंगे में लिपटा हुआ बलिदानी रत्न सिंह का शव ठाकुर ईश्वर सिंह के घर की तरफ बढ़ रहा था। पीछे पीछे हजारों की भीड़ में लोग भारत माता की जय और ठाकुर रत्न सिंह अमर रहे के जयकारे लगाते हुए दौड़ रहे थे। ट्रक ईश्वर सिंह के द्वार पे आ चुका था। लोग फूल माला चढ़ा रहे थे। पांव रखने की जगह भी नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारी आकर ठाकुर ईश्वर सिंह को सांत्वना दे रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि किस तरह सूबेदार रत्न सिंह ने अपने जीवन का बलिदान देकर माँ भारती की रक्षा की थी। ठाकुर साहब जवान बेटे का शव देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इस दर्द में आत्मग्लानि और दुख दोनों ही सम्मिलित थे। दिल रो रहा था, हाय मेरे लाल, मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी, तुझे भला बुरा कहा। उससे तू इतना नाराज हो गया कि हमें छोड़कर इतनी दूर चला गया। अरे अब तक इस उम्मीद में जी रहा था कि तू जहाँ कहीं भी होगा खुश होगा और एक दिन अपने बाबूजी के पास लौट आएगा, पर आज तू इतनी दूर चला गया कि वापस भी ना आएगा। रोइए मत ठाकुर साहब, अब क्यों रो रहे हैं, खुश होइए। आज आपके पुत्र ने एक नहीं दो माँओं की कोख की लाज रख ली है। आज क्यों रो रहे हैं आप? आपको रोने का अधिकार नहीं है। जिसे आप सिर्फ रतन सिंह समझ रहे थे वो तो अनमोल रत्न था। आपकी आंखें नहीं देख पाई तो आपकी गलती है। आज आप नहीं रोएंगे। ठकुराइन शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली। उनके क्रोध में दुख और पीड़ा दोनों साफ साफ देखी जा सकती थी। रत्न सिंह को गुजरे 1 महीने हो चुके थे। ईश्वर सिंह रात रात भर रोते थे, सो नहीं पाते थे। ऐसे में एक सुबह ईश्वर सिंह गायब हो गए। कहाँ गए कोई नहीं जानता। हर तरफ ढूंढा गया, लोग दौड़ाए गए, लेकिन उनका कहीं पता ना चला। कुछ कहते कि वो सधवा हो गए, कोई कहता किसी ताल पोखरा में डूब मरे। ठाकुर ईश्वर सिंह का सच चाहे जो भी हो, पर सबसे बड़ा सच यही था कि ठाकुर ईश्वर सिंह को उसके बाद फिर किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।